हेलो फ्रेंड्स, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज से हम यहाँ पे कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आर्मी क्लर्क के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें कि आगामी समय में होने वाली हैं उन सभी में कंप्यूटर की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो उम्मीद है आप इस सीरीज से जुड़ेंगे और अपने कमेंट्स करके हमें ये बताएंगे कि आप इसमें सीरीज में आगे और क्या क्या चाहते हैं। चलिए हम यहां पर चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रणाली है, किस प्रकार की प्रणाली है? देखिए, अगर हम बात करें रैम की, रोम की या मेमोरीज की बात करें तो हमारे यहां पर जो मेमोरीज होती है उनको प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। और उसमें भी अगर हम देखें तो प्राइमरी मेमोरी हमारी रैम और रोम दो तरह की होती है। यानी कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है उसे हम रैम और रोम इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। रैम हमारी होती है टेम्परेरी मेमोरी यानी कि अस्थाई, और रोम हमारी होती है परमानेंट मेमोरी यानी कि स्थाई। तो यहां पर हम देखें कि रैम हमारी किस तरह की मेमोरी, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि बच्चों को सामान्य रूप से पता रहता है कि अस्थाई मेमोरी है। यहां तक हमें जानकारी रहती है कि रैम हमारी एक अस्थाई मेमोरी होती है। लेकिन अस्थाई होने के साथ साथ इसके लिए कुछ और शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है, जैसे अस्थाई का प्रयोग होता है, टेम्परेरी का होता है, साथ में ही इसके लिए एक वॉलेटाइल, रैम को हम एक वॉलेटाइल मेमोरी भी कह देते हैं। अंग्रेजी में ये शब्द वॉलेटाइल या हिंदी में वॉलेटाइल दोनों लिखा आ जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि वॉलेटाइल भी हो सकती है मेमोरी, वॉलेटाइल भी कहा जा सकता है। स्थाई मेमोरी जो हमारी है वो हम सब जानते ही है कि रोम हमारी क्या होती है, स्थाई मेमोरी होती है जो कि नॉन वॉलेटाइल प्रकृति की मेमोरी है। और आप देखें कि डज नॉट एग्जिस्ट, बाकी उत्तरों का इस प्रश्न से कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एक डैश एक पॉइंटिंग युक्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए, पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या, आप देख सकते हैं कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस प्रकार से एक पॉइंटर नजर आता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दो एलिमेंट्स बहुत इजीली देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक तो होता है पॉइंटर और दूसरा होता है हमारा कर्सर जो कि ब्लिंक करता है, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही स्थिति में हो सकता है। तो ये हमारा होता है पॉइंटर और ये हमारा होता है कर्सर। तो कर्सर जो होता है वो ब्लिंक करता रहता है, टिमटिमाता सा रहता है, जबकि पॉइंटर जो होता है ये हमारे माउस की अवस्था को बताता है कि हमारी माउस की जो लोकेशन है वो अभी कंप्यूटर की स्क्रीन के रेस्पेक्ट में कहां पर है। तो आप यहां पर देखेंगे कि पॉइंटिंग डिवाइस की बात करी है तो यहां पर उत्तर बिल्कुल सटीक उत्तर है, माउस दे रखा है हमें यहां पर। प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड जो है वो इस पॉइंटिंग युक्ति में नहीं आते। अगर हम बात करें कि और कौन से उपकरण हमारे पॉइंटिंग डिवाइस आते हैं तो माउस के साथ हमारा और भी उपकरण है जिसे हम कह देते हैं ट्रैक बॉल, एक चलता था पहले। ट्रैक बॉल जो था ये पहले चलता था, माउस से पहले चलता था, ये भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस में आता है। और आपने सुना होगा एक टच पैड जो लैपटॉप के अंदर मिलता है, टच पैड, वो टच पैड भी जो हमारा है यहां पर हम लिख देते हैं उसको टच पैड, जो कि हमारे लैपटॉप के अंदर मिलता है। ये लैपटॉप के अंदर मिलने वाला टच पैड भी पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आता है। यानी कि कहने की बात है कि जिस भी उपकरण, जिस भी युक्ति के द्वारा इस पॉइंटर को हिलाया जा सके उन सब युक्तियों को हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहां पर आता है, कीबोर्ड के किन बटनों पर तीर का निशान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो सामान्य रूप से जो एरो कीज होती हैं उनके बारे में यहां पर चर्चा की गई है कि किस विच इज मार्क्ड विद एरो, यानी कि एरो कहां पे होती है। तो वैसे तो देखा जाए कि एरो काफी सारे कीज पर मिलती है हमें, लेकिन फिर भी यहां पर एरो की जो माना जाता है वो हमारा माना जाता है इस तरह की जो नेविगेशन कुंजियां होती हैं, चार कीज होती है हमारी, पेयर में होती है, इनका डबल पेयर है ये मिलाकर, जिसमें हमें राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन नेविगेट करना पड़ता है। तो ये चारों कीज होती है हमारी, ये नेविगेशन की कहलाती है। इन्हीं को ही एरो कीज कहा जाता है, इन्हीं को ही तीर का निशान वाली कुंजी बोला जाता है। तो इसलिए यहां पर हमारा उत्तर आ जाएगा नेविगेशन की। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है।
फंक्शन कीज की बात करें तो आप सब यहां पे जानते होंगे बेटा कि फंक्शन की जो अभी वर्तमान में हमारा कीबोर्ड प्रयोग में लिया जा रहा है, जिस प्रकृति का हमारा कीबोर्ड है, उसमें फंक्शन की संख्या होती है F1 से लेकर F12, यानी कुल मिला के 12 फंक्शन की होती है जो कि डेडिकेटेड होती हैं। इनका लक्ष्य होता है किसी निश्चित कार्य को करना। टाइपराइटर की, इसका टाइपराइटर से लेना देना है। स्पेशल पर्पस की है, ये भी हमारी कीज की कैटेगरी होती है, जिनको कि हम आगे वाले आने क्वेश्चंस में देखेंगे कि कीज हमारी और कौन कौन सी होती हैं। तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा नेविगेशन की। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम यहां पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को चालू किया तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। टर्निंग ऑन कहा जाएगा उसको, स्टार्टिंग कहा जाएगा, बूटिंग कहा जाएगा, या फिर हाइबरनेटिंग कहा जाएगा। तो यहां पर हम देखें इसका उत्तर होगा बूटिंग, क्योंकि कंप्यूटर चालू करने की जो प्रक्रिया उसे बूटिंग कहते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बूटिंग। बूटिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया। और आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर को अगर हमें क्लोज करना है तो कंप्यूटर को क्लोज करने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी शटडाउन। ये दोनों चीजें आपस में याद रखनी है। चालू करना कहलाता है हमारा बूटिंग, बंद करना कहलाता है हमारा शटडाउन। साथ में और विकल्पों को देखें तो स्टार्टिंग वर्ड यूज नहीं होता, इसके लिए हमारा क्या यूज होता है? बूटिंग यूज होता है। टर्निंग ऑन का मतलब भी बूटिंग ही है। हाइबरनेट, इसमें एक विकल्प मिल रहा है आपको कि हाइबरनेटिंग क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि हाइबरनेटिंग एक पावर सेविंग मोड है। पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड से मतलब क्या है कि यहां पे हम ये चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर का सीपीयू कार्य तो करे, लेकिन कंप्यूटर अपनी न्यूनतम ऊर्जा खपत की स्थिति में आ जाए, यानी कि उसका पावर डेसिपेशन क्या हो जाए, या पावर कितनी हो जाए, बहुत कम खपत हो जाए। तो इस अवस्था में पावर सेविंग मोड में आपको ध्यान रखना है कि हाइबरनेटिंग मोड के अंदर हमारा पावर सेविंग मोड होने के कारण कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो सदैव क्या रहती है? वो हमेशा बेटा ऑफ रहती है। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइबरनेट मोड में क्या होता है। तो सबसे प्रमुख बात होती है कि हाइबरनेट मोड में कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है वो ऑफ रहता है, लेकिन कंप्यूटर का सीपीयू कार्यरत रहता है। जैसे कि हमारे मोबाइल में हम कोई पावर सेविंग मोड लगाते हैं तो हमारी स्क्रीन की चमक कम हो जाती है। तो पावर सेविंग करनी है। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान देना है कि कंप्यूटर में सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत, पावर डेसिपेशन, कौन सा भाग करता है? तो ज्यादातर बच्चे इसका उत्तर कहते हैं कि सब सीपीयू होता होगा। तो सीपीयू नहीं है, इसका उत्तर स्क्रीन है। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत कौन सा भाग करता है? कंप्यूटर की स्क्रीन करती है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है यहां पर क्वेश्चन कि हाइबरनेट मोड में हमारी स्क्रीन ऑफ रहती है, जिससे कि हमारी ऊर्जा की खपत कम से कम हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास आया है जिसमें लिखा है सीपीयू की गति मापी जाती है। इट इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सीपीयू स्पीड इज मेजर्ड इन, तो आप यहां पर देखेंगे हर्ट्ज में नापी जाती है, गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है यहां पर कि हर्ट्ज में ही नापी जाती है कंप्यूटर की स्पीड। मेगाबाइट, गीगाबाइट, इसमें आपको पता है कि इसमें कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है। कंप्यूटर्स मेमोरी इज मेजर्ड इन मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। किलोमीटर सेकंड पर किलोमीटर पर सेकंड, यहां से इसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां से हमारी गति आदि नापी जाती है और कोई नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स भी कंप्यूटर की एक बहुत ही शानदार कैटेगरी होती है। सुपर कंप्यूटर की गति की भी तुलना होती है। तो जो सुपर कंप्यूटरों की गति की तुलना की जाती है वो हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में न कर वो करी जाती है पी फ्लॉप्स में। पी फ्लॉप्स। तो सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें, सुपर कंप्यूटर के लिए एक इंटरनेशनल मानक है, स्टैंडर्डाइजेशन है कि उनकी गति की तुलना पी फ्लॉप्स में की जाएगी। आप अच्छे से ध्यान दे लीजिए। भारत के पास भी सुपर कंप्यूटर है, चाइना के पास भी सुपर कंप्यूटर है, अमेरिका, रशिया, सबके पास सुपर कंप्यूटर है। तो उन सबके सुपर कंप्यूटरों की जो गति की तुलना की जाती है वो पी फ्लॉप्स में करी जाती है। ये आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है। आगे के प्रश्नों में हम देखेंगे कि सुपर कंप्यूटर भी कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनको आगे के प्रश्नों में चर्चा कर लेंगे। तो अभी आपको यहां पर इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, एक से अधिक प्रोसेसर वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि नाम बता रहा है, मोर देन वन। तो कंप्यूटर में वन का मतलब यूनी होता है ना। वन को कभी कभी बोल दिया जाता है यूनी, UNI, यूनी। और एक से ज्यादा हो गया तो इसको बोल दिया जाता है मैनी या फिर मल्टी। तो कंप्यूटर की भाषा में एक
और अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 के लिए अपन मैनी या मल्टी वर्ड का यूज करते हैं, तो टेक्निकली मल्टी वर्ड इज मोर करेक्ट। तो यहां पर आप देखेंगे कि व्हाट इज द कंप्यूटर विच हैज मोर देन 1 प्रोसेसर, तो यहां पर हमारा आ गया मल्टी प्रोसेसर। चाहे उस कंप्यूटर के पास 2 प्रोसेसर हो, चाहे उसके पास 4 हो, 8 हो, उसको हम बोलेंगे मल्टी प्रोसेसर। यूनी प्रोसेसर का मतलब है एक प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर का मतलब है एक से ज्यादा प्रोसेसर। आगे अगर हम देखें, अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 1 बाइट में होता है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बाइट, बिट या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में से प्रश्न जरूर आते हैं। उसमें से ही आने वाला एक प्रश्न ये है, 1 बाइट में होता है, बहुत बेसिक चीज है, सब जानते हैं कि 1 बाइट में होता है। क्या होता है? ऑब्वियसली बिट होंगी, कि 1 बाइट के अंदर कितनी बिट होंगी, तो 1 बाइट में आप देखें तो आपको उत्तर मिल जाएगा 8 बिट्स होंगी। ये स्टैंडर्ड है कि 1 बाइट के अंदर 8 बिट होंगी। यहां पर हमें जानना जरूरी है कि हमारा जो बाइट है उस बाइट में बी को कैपिटल लिखा जाता है, यानी कि अगर आपको 1 केबी की बात की जाए और 1 केबी की बात की जाए तो यहां पर इसका अर्थ है 1 किलो बिट और यहां पर इसका अर्थ है 1 किलो बाइट। तो यहां पर आपको प्रश्न में यह चीज ध्यान रखना है, कभी आपको 1 केबी और 1 के कैपिटल बी की बात की जाए तो आपको ध्यान देना है कि हमें बिट में इनने कैलकुलेट करवाया है कि बाइट में कैलकुलेट करवाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक भंडारण के रूप में नहीं माना जा सकता है? Which of the following cannot be considered as secondary storage? सेकेंडरी स्टोरेज जैसा हमने बताया था कि मेमोरी हमारी 2 तरह की, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हम अगर देखें तो हमारी प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर है और सेकेंडरी मेमोरी सामान्यतः में मानी जाती है जो कंप्यूटर के बाहर है, जहां बाहर से हमने जोड़ी है। तो इसमें से हम किसको, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, कैन नॉट यानी कि जो नहीं माना जा सकता, तो नहीं किसको माना जा सकता? अगर हम डिस्क, फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो इसको बाहर से जोड़ा जाता है, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। अगर हम देखें ऑप्टिकल डिस्क, तो ऑप्टिकल डिस्क भी हमारे बाहर से जोड़ी जाती है, सीडी आदि हमारी हो गई बाहर से जोड़ी जाती है, तो ये हमारी सेकेंडरी डिस्क हो गई। रैम हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होती है और मोबाइल को देखें तो मोबाइल में भी अंदर होती है, तो ये हमारी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। और फ्लैश ड्राइव आदि होती है, जो होती है वह सब हमारी जो बाहर से जोड़ी जाती है और एकदम से कनेक्ट हो जाती हैं, जैसे पेन ड्राइव आदि, जिन्हें जोड़ने से तुरंत प्रभाव से वो कंप्यूटर से अपना डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देती हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। तो ये भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए यहां पर हमारा जो नहीं के अनुसार उत्तर देना है वो हमारा सटीक हो जाता है रैम। तो रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी है, जबकि अन्य सभी मेमोरी यहां पर हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का संसाधन एक उदाहरण है, रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ। कंप्यूटर का संसाधन है ना, यहां पे संसाधन की बात की है। संसाधन को सामान्य रूप से हम भौतिक भी मान लेते हैं। भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन मींस कि हमें फिजिकल, यानी कि फिजिकली अगर हम कंप्यूटर में देख रहे हैं तो फिजिकली हमारे कंप्यूटर में क्या क्या है, तो फिजिकली हम कंप्यूटर में देखें तो हमें हार्डवेयर दिख रहा है, हमें स्टोरेज भी दिख रहा है, हमें आउटपुट यूनिट भी दिख रही है, हमें सॉफ्टवेयर भी ऐसे देखा जाए तो दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर पूरा माने कि हमारा जो कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का संसाधन एक उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? तो हमारा हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर बेटा सब कुछ आ जाएगा यहां पर, और वो हमारा यहां पर आएगा कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर सभी इनपुट उपकरण, सभी इनपुट डिवाइसेस, सभी आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, और साथ में हमारी जितनी भी मेमोरी है, ये सभी हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। इसलिए कलेक्टिवली अगर हमें उत्तर देना हो तो हमारा कंप्यूटर के संसाधन से मतलब है कंप्यूटर के हार्डवेयर से, जो इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और मेमोरी है। यहां पर हम भौतिक संसाधन की बात कर रहे हैं, वैसे तो सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर का एक संसाधन है, लेकिन वह भौतिक संसाधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में प्रिंटर एवं स्क्रीन सामान्य प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? तो व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ प्रिंटर एंड स्क्रीन इन कंप्यूटर? तो कंप्यूटर में प्रिंटर और स्क्रीन की बात यहां पर करी है, तो प्रिंटर एक आउटपुट संसाधन है और स्क्रीन भी क्या है? एक आउटपुट संसाधन है, क्योंकि वह कंप्यूटर के अंदर की स्थिति को बाहर परिलक्षित कर रहे हैं, बाहर दर्शा रहे हैं। दे आर रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन द आउटपुट। सो दैट्स व्हाई हम यहां पर कह सकते हैं बेटा कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, कि आउटपुट यूनिट के
तो यहां पर हमारा ऑफ द आउटपुट यूनिट्स, ये हमारा उत्तर आ जाएगा कि प्रिंटर और स्क्रीन हमारे आउटपुट यूनिट है। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग डिवाइस के, तो प्रोसेसिंग डिवाइस हमारी क्या होती है, सीपीयू ही होती है कंप्यूटर के अंदर। कम्युनिकेशन यूनिट की बात करें तो कम्युनिकेशन यूनिट के लिए हमारा मॉडेम वगैरह यूज होता है। आपने ईथरनेट वगैरह भी सुना होगा, लैन आदि के बारे में चर्चा करी हो, आप जानते हैं सब इसके बारे में थोड़ा बहुत। इनपुट यूनिट के, तो इनपुट यूनिट नहीं, यहां पे हमारा उत्तर हो जाएगा आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के अंदर हमारा माउस, कीबोर्ड वगैरह है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। चिप तकनीक में एलएसआई इंगित करती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है आने वाला ये एलएसआई। आप जानते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ी में हम आईसीस को इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर एक आईसी आती है जो कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में प्रयोग होती है। तो चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई का प्रयोग होता है और पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई का प्रयोग होता है। तो ये एलएसआई के बारे में इन्होंने पूछा है कि जो कंप्यूटर में एलएसआई टेक्नोलॉजी है वो क्या है। तो आपको ध्यान देना है कि ये हमारा है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका आपको डी विकल्प सेलेक्ट कर लेना है। बाकी तीनों विकल्पों को केवल नाम को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आपको इनका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न भरते हैं हम। एएलयू तथा कंट्रोल यूनिट संयुक्त रूप से जाना जाता है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को ज्वाइंटली हम क्या कहेंगे, तो आप जानते हैं सब कि इसे हम कहेंगे सीपीयू। सीपीयू जो हमारा होता है, इसके दो भाग होते हैं, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि सारी गणनाएं करता है, तार्किक और अंकित गणनाएं करता है। और एक होता है इसका भाग सीयू, कंट्रोल यूनिट, जो कि सभी गणनाओं पर नियंत्रण रखती है। तो जो भी गणनाएं हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का है, और इन दोनों से मिलकर हमारे सीपीयू का निर्माण होता है। रैम आप जानते हैं, रैम एक अस्थायी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि रैम का सीपीयू से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, सीपीयू का भाग नहीं मानी जाती रैम हमारा। पीसी होता है बेटा, प्रोग्राम काउंटर होता है। वैसे इसको आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य रूप से शब्द नहीं पूछा जाता है। फिर भी आप इसका पूरा नाम लिख लीजिए, प्रोग्राम काउंटर। ये एक प्रकार से एक छोटी सी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर को यह बताती है कि अगली कौन सा निर्देश कंप्यूटर के सीपीयू को प्रोसेस करना है। तो अगले निर्देश के एड्रेस को, पते को यह अपने अंदर रखती है। ईपी रोम जो होती है हमारी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इनकी चर्चा हम आगे विषयों में करेंगे। क्यूवर्टी का संबंध या प्रयोग किससे संबंधित है, क्यूवर्टी किससे संबंधित है। तो यहां पर आप देखेंगे क्यूवर्टी, अगर आप कंप्यूटर के कीबोर्ड को अच्छे से देखें तो उसमें जो हमारे अल्फाबेट्स लिखे रहते हैं, तो वहां से हमारा सबसे पहला अल्फाबेट होता है क्यू, WERTY, और फिर उसके बाद आपको अन्य लाइनों में भी अल्फाबेट्स मिलते हैं। तो वर्तमान में जिस प्रकृति का कीबोर्ड यूजर्स द्वारा प्रयोग लिया जा रहा है, वो कीबोर्ड की प्रकृति है क्यूवर्टी। तो यहां पे आपको उत्तर देना है कि क्यूवर्टी किससे संबंधित है, तो ये हमारा कीबोर्ड से संबंधित शब्द है, यह हमारे कीबोर्ड का एक टाइप है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। इनमें से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इट इज ए वेरी बेसिक क्वेश्चन। हम सब इसके बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर के सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है, माइंड ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसका उत्तर सीपीयू हो जाएगा। बाकी उत्तरों की चर्चा हम कल लगभग कर चुके हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा है, काफी बार हमारी चर्चा हो चुकी है अभी इस चीज की। तो हम देखेंगे क्या मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, नहीं, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये हमें आउटपुट दिखाता है। क्या स्कैनर इनपुट डिवाइस है, हाँ, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये किसी दस्तावेज को, किसी चित्र को, किसी आकृति को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी की तरह सुरक्षित कर देता है। तो स्कैनर हमारा यहां पर इनपुट डिवाइस है। जो कि हमें पूछा है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, तो इसका उत्तर ये स्कैनर ही हो जाता है। प्रिंटर के बारे में हम जानते हैं कि प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, जो कि किसी सॉफ्ट कॉपी को किसमें बदल देता है, हार्ड कॉपी में बदल देता है, हार्ड कॉपी में बदल देता है। तो जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बदले प्रिंटर, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सीडी होती है हमारी, ये एक प्रकार की मेमोरी है। तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा स्कैनर। निम्न में से
कौन सा 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? 1 अरब अक्षर जिन्हें इंग्लिश में बोला जाएगा 1 बिलियन लेटर्स। 1 बिलियन लेटर्स। तो 1 अरब अक्षरों का, तो इस प्रश्न की अपन गणना भी कर सकते हैं हालांकि, लेकिन आप सीधा याद रखेंगे तो आप इसका तुरंत उत्तर लगा देंगे, और 1 बिलियन का जो उत्तर है यहां पर वो आ जाएगा आपका गीगाबाइट। तो आपको ध्यान देना है कि 1 बिलियन शब्द आए तो आपको गीगाबाइट लगाना है, या 1 अरब का अर्थ आए तो आपको लगाना है गीगाबाइट। यहां पर यह जानना आपको जरूरी है कि मेगाबाइट का मतलब होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन, अगर 1 मिलियन की बात करें तो ये होता है हमारा मेगाबाइट। अगर हम 1 बिलियन की बात करें, अगर हम 1 बिलियन की बात करें तो 1 बिलियन का मतलब होता है गीगाबाइट। और अगर हम 1 ट्रिलियन की बात करें, जो कि इंटरनेशनली प्रयोग लिए जाते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इसमें अगर हम देखें तो मेगाबाइट हमारा 1 मिलियन, गीगाबाइट हमारा बिलियन, और टेराबाइट हमारा ट्रिलियन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान देना है, यह प्रश्न वर्तमान में काफी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। चलो बेटा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। एक डैश लगभग 1 मिलियन बाइट्स होता है। इनमें से मिलियन बाइट, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में चर्चा की कि मिलियन बाइट्स का मतलब क्या है, मिलियन। मिलियन का अर्थ होता है हमारा यहां पे मेगा। तो एम से मिलियन और एम से मेगा हम याद रख सकते हैं, और इस तरह से टी से ट्रिलियन और टी से हम टेराबाइट याद रख सकते हैं। तो यहां पर उत्तर हमारा हो जाता है मेगा बाइट। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? तो कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हमारा बायोस। बायोस एक प्रकार की हमारी मेमोरी होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ध्यान देना है कि इसमें ज्यादातर उत्तर लगा दिया जाता है, रैम लगा दिया जाता है बच्चों द्वारा, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आदि कोई सॉफ्टवेयर का यहां पे नाम लगा दिया जाता है। आपको ध्यान देना है यहां पर कि बायोस है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं, पावर देते हैं, तो कंप्यूटर को पहला निर्देश ही कंप्यूटर को क्या करना है वो बायोस में पहले से सुरक्षित करके रखा जाता है कि कंप्यूटर को किन किन उपकरणों को जोड़ना है अपने साथ, और उसको अब आगे कैसे बढ़ना है। और वहीं पे इसको इस दौरान एक सूचना मिल जाती है कंप्यूटर को कि आपको अब विंडो को ऑन करना है। तो विंडो तो बहुत बाद में प्रारंभ होती है, लेकिन कंप्यूटर को चालू करने के बाद एक आपको ब्लैक सी स्क्रीन दिखाई देती है। वो सारी स्क्रीन बायोस के थ्रू ही आगे आती हैं, और उसके बाद फिर आप विंडो को स्टार्ट होती है, विंडोज ऑन होने के थोड़ी देर बाद स्टार्ट होना चालू होती है। तो इसलिए सबसे पहले हमारा बायोस जो है वह प्रारंभ होता है। कंप्यूटर के अवयव हैं, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कौन कौन से हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं, तो आप देखेंगे निवेश युक्तियां, जिसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, इन्वेस्टमेंट हम इनपुट भी कह सकते हैं, इनपुट डिवाइस सही शब्द है इसके लिए, इनपुट डिवाइस, या यूनिट भी कह सकते हैं, इनपुट यूनिट। निवेश युक्तियां, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, बिल्कुल यह सीपीयू भी होता है। निर्गत युक्तियां, आउटपुट डिवाइसेस, बिल्कुल यह भी भाग होती है हमारे कंप्यूटर का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी के सभी मिलकर हमारे कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। तो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा 20वां जो प्रश्न है यहां पर 20th क्वेश्चन है, वो है निम्न में से कौन सा आउटपुट यूनिट है। इस तरह के प्रश्नों से आप काफी ज्यादा वाकिफ होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। मेमोरी, मेमोरी को इनपुट और आउटपुट दोनों में ही कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि मेमोरी अपने आप में कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बाहर से लगाई जाएगी, लेकिन उसके अंदर हम डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और उससे डाटा ले भी सकते हैं। आई मीन हम उसको रीड भी कर सकते हैं, हम उसे राइट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेमोरी को हम इनपुट आउटपुट के अनुसार कैटेगराइज नहीं करते। मेमोरी तो अपने आप में अलग से हार्डवेयर का एक भाग है। तो यहां पर हमारा देखेंगे प्रिंटर जो हमारा है वो एक आउटपुट डिवाइस है, कंट्रोल यूनिट हमारा सीपीयू का भाग होता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी हमारा सीपीयू का ही भाग होता है। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है प्रिंटर। अगला प्रश्न हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो स्टोरेज डिवाइस का मतलब है जो कि कुछ स्टोर करती है, जिसके पास कुछ बिट्स को स्टोर करने की कैपेबिलिटी हो। तो हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क बिल्कुल स्टोर कर लेती है। CDWR, CDR भी स्टोर कर लेती है। यहां पे पूछा हमसे कि कौन सी नहीं है, तो देखें हार्ड डिस्क कर लेती है स्टोर, CDR,
CDRW ये भी कर लेती है। CD जितनी भी होती है उनका काम ही मेमोरी को स्टोर करना है, यानी कि डाटा को स्टोर करना है। CPU का काम होता है प्रोसेस करना, इसका काम डाटा को स्टोर करना नहीं होता। CPU हमारा डाटा को प्रोसेस करता है, तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है CPU। क्योंकि हमें एक संग्रहण युक्ति नहीं है बताना था, तो CPU हमारी कोई संग्रहण युक्ति नहीं है। CPU का काम तो डाटा को प्रोसेस करना होता है। फ्लॉपी भी जो हमारी है वो भी डाटा को स्टोर करती है। यहां पर आप CDRW के बारे में जान सकते हैं। CD हमारी कई प्रकृति की आती है, उसमें से हमारी एक CD है CDRW, इसे कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल मतलब कि इसमें डाटा को मिटाकर वापस से लिखा जा सकता है, पुनः लिखा जा सकता है, रीप्रोग्राम किया जा सकता है, तो इसलिए इसे CD रीराइटेबल कहा जाता है। लेकिन यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है CPU। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे सब आप। मेमोरी का एक भाग क्या है जो एक दिए गए कार्य के लिए इंतजार कर रहे डाटा के लिए एक अस्थायी कोष के रूप में कार्य करता है। Which is a part of memory that acts as a temporary repository of data waiting for a given task। यहां पर हमें ध्यान देना है अच्छे से कि कंप्यूटर का जो CPU है उसको सारा कार्य करना है, और CPU के साथ हमारा एक कैश मेमोरी होती है, जिसे यहां पे लिख रखा है कैश मेमोरी, CACHE है ना, हमारी कैश मेमोरी होती है। इस कैश मेमोरी को आपको ध्यान देना है कि ये मेमोरी हमारा उस डाटा को अपने अंदर संग्रहित करके रखती है जो कि अब CPU प्रोसेस कर रहा है। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है कैश मेमोरी। बाकी जो है प्रोसेसर पूल है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस विकल्प का। प्रोसेसर तो कार्य कर ही रहा है, मेमोरी में तो समस्त प्रकार की मेमोरी आ जाती है, तो यहां पर उत्तर आपको देना है कैश मेमोरी, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ALU विभिन्न कंप्यूटरों में CPU का एक भाग है, जिससे कि आप ALU जो इसमें है उसे क्या दर्शाता है ALU, यानी कि यहां पर ALU की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। एब्रीवेटेड फॉर्म जो है, एब्रीवेशन फॉर्म है ALU, उसको पूरा क्या लिखेंगे हम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहां पर देखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहां पर दूसरा उत्तर सही हो जाता है, बिल्कुल सीधा उत्तर है। ध्यान देना है कि आपको पूरा नाम अच्छे से पढ़ना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम थोड़ा सा मिस कर जाएं। लॉजिक यूनिट पढ़ लिया तो उत्तर काफी सारे सही हो जाएंगे यहां पर, तो पूरा नाम अच्छे से पढ़ के देंगे तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है मिनी कंप्यूटर जाने जाते हैं। देखिए बेटा सीधा प्रश्न है, मिनी कंप्यूटर जाने जाते हैं, इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर की कैटेगरी कई तरह की होती है। मिड रेंज या मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिन्हें कि हम अपने घरों में प्रयोग ले रहे हैं, जो घरों में लैपटॉप आदि प्रयोग लिए जा रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर पीसी प्रयोग लिए जा रहे हैं, जिन्हें डेस्कटॉप भी कहा जाता है, वह कंप्यूटर हमारे मिड रेंज कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर हैं। सामान्य रूप से इनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। एक होता है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की बात भी हम करें, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की बात करें, तो यह भी मनुष्य द्वारा, यूजर द्वारा प्रयोग ली जाने वाली कंप्यूटर की एक छोटी कैटेगरी होती है। लेकिन यहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। तो ध्यान देना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो किसी कंपनी आदि, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर के रूप में काम ले जाते हैं। क्योंकि हमारे घर पे यूज लिए जाने वाले कंप्यूटरों की क्षमता, कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, ना वो बहुत तेज गणना कर सकते हैं और ना वो बहुत ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सर्वर जो होता है उसको बहुत सारे क्लाइंट्स जो होते हैं, जो उसको यूज कर रहे होते हैं, उनको डाटा देना होता है, उनसे प्रोसेसिंग करानी होती है, सारा काम करना होता है। तो इसीलिए सर्वर के लिए जो कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, जिनकी गुणवत्ता सामान्य कंप्यूटरों से बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। लैपटॉप आदि जो है ये हमारा इस मिड रेंज में आ जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर कई क्रमों में कार्य करता है, लेकिन फिर भी दिए गए विकल्प के अनुसार देखें हम यहां पर, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर में एक इनपुट आएगा, कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट देगा, और या उस आउटपुट को फिर हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है इनपुट होएगा, इनपुट से प्रोसेस, प्रोसेस से आउटपुट, आउटपुट से स्टोरेज। अगर हम किसी और विकल्प पे यहां पे लगा के देखें तो फिर हमारा कहीं भी ये 4 शब्दों का संयोजन है वह सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि स्टोरेज के बाद सीधा आउटपुट, इनका कोई लेना देना नहीं है। प्रोसेस के बाद आउटपुट, फिर इनपुट आ रहा है वापस से, ये सही नहीं है। प्रोसेस के बाद स्टोरेज हो जाएगा सीधा, इनपुट उसके बाद आएगा नहीं। तो इसलिए इनपुट को प्रारंभ में लेना ही सबसे सटीक होता है। इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट मिल जाएगा और साथ में डाटा को हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाएंगे। स्टोरेज की वृहत्तम इकाई है, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। अगर हम बात करें लार्जेस्ट यूनिट की बात करिए तो इन चार विकल्पों में से ही लार्जेस्ट यूनिट की बात करी है। ऐसे हम चार विकल्पों के बिना नहीं बता सकते कि कौन सी सबसे बड़ी इकाई होती है। तो यहां पे देखा जाए आपसे तो बाइट सबसे बड़ी होती है, टेराबाइट, मेगाबाइट या किलोबाइट। तो आप सब जानते हैं यहां पर टेराबाइट हमारी सबसे बड़ी यूनिट होती है दी गई चार यूनिट्स के अंदर से। यहां पर आपको ध्यान देना है कि किलोबाइट हमारी क्या होती है, मेगाबाइट क्या होती है। तो सामने लिखा हुआ है जैसे किलोबाइट होती है हमारी किलोबाइट, लेकिन किलोबाइट को अगर हम देखा जाए तो किलोबाइट हमारी होती है 2 की घात 10 ना। एक इसका चार्ट कुछ इस तरह का बनता है कि किलोबाइट में हम 2 की घात 10 बाइट जो होती है 2 रेज़ टू द पावर 10 बाइट को भी किलोबाइट बोल लिया जाता है। मेगाबाइट जो होती है हमारी वो होती है हमारी 2 रेज़ टू द पावर 20 बाइट्स। अगर हम सबको बाइट में तुलना करके देखें तो बाइट में ये 2 रेज़ टू द पावर 10 और ये 2 रेज़ टू द पावर 20, और टेराबाइट जो हमारी आती है वो हमारी आती है इसके बाद एक गीगाबाइट और आती है जो कि 2 रेज़ टू द पावर 30 होती है, और उसके बाद आती है टेराबाइट जो होती है 2 रेज़ टू द पावर 40 बाइट। तो आपको ये चार्ट 2 रेज़ टू द पावर में भी याद रखना है, केवल किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट से काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको 2 की घातों में भी ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है टेराबाइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन जाते हैं। 1 टेराबाइट में कितने बाइट्स होती हैं, इस प्रश्न को अपन पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास में। तो टेरा का मतलब क्या था हमने बताया था, टेरा का मतलब ट्रिलियन, टी से टेरा और टी से ट्रिलियन। तो यहां पर अपना उत्तर आ जाएगा ट्रिलियन। तो ये सीधा उत्तर है। बिलियन का हम बता चुके हैं, बिलियन का मतलब गीगा बताया था, और मिलियन का मतलब मेगा बताया था। तो ये प्रश्न हम पहले चर्चा में ले चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अतिरिक्त डाटा और प्रोग्राम को जिसका प्रयोग प्रोसेसर द्वारा नहीं किया जाता है किसमें भंडारित किया जाता है, यानी कि जिस प्रोग्राम को हम यूज नहीं कर रहे हैं वह कहां पे स्टोर रहेगा, तो आउटपुट यूनिट में स्टोर रहेगा। नहीं, आउटपुट यूनिट का काम स्टोर करना नहीं होता, आउटपुट यूनिट का काम तो डाटा को दर्शाना होता है। एएलयू का काम डाटा को प्रोसेस करना होता है। इनपुट यूनिट का काम होता है कंप्यूटर में इनपुट को प्रवेश करवाना। द्वितीयक मेमोरी, हाँ यहां पे ये उत्तर बिल्कुल सटीक प्रतीत होता है इसका। द्वितीयक मेमोरी, सभी द्वितीयक मेमोरी हैं जो कंप्यूटर में सामान्य रूप से बाहर से जोड़ी जा रही हैं, पेन ड्राइव, सीडी आदि जो हैं, उनका काम होता है कि उस डाटा को स्टोर कर लो जो कि अभी कंप्यूटर काम में नहीं ले रहा है। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाता है द्वितीयक मेमोरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एमएस विंडो में स्थापना फाइलों का रूप है। स्थापना फाइलें क्या होती हैं? स्थापना फाइलें वह फाइलें हैं जिनसे कि हमें यह पहचान होती है कि यह फाइल किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। तो यहां पर हम देखें एमएस विंडो की बात की गई है, तो एमएस विंडो की जो स्थापना फाइल है जिसे अपन एक्सटेंशन फाइल भी कहा जाता है वो हमारी होती है .exe। तो आपको ध्यान देना है कि इसका उत्तर है .exe। .exe को बोलते हैं एग्जीक्यूट। अगर हम बात करें .doc की तो ये .doc होती है हमारी एमएस वर्ड की स्थापना फाइल। जेपीजी होती है हमारी, जेपीजी को देख के हमें साफ पता लग जाता है कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इनके बारे में आगे चल के चर्चा जरूर करेंगे। ये हमारी फोटो, अगर हमारी कोई फोटो है तो उसको स्टोर करने का एक फॉर्मेट है जो कि हमें .jpg से पता लग जाएगा। और टीएमपी हमारा होता है टेम्परेरी फाइल के लिए, जो कुछ टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो टीएमपी क्रिएट कर लेती हैं। बाकी आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा .exe। चलिए हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर। तो यहां पर देखेंगे स्कैरन हमारा एक उपकरण है, आउटपुट यूनिट इनपुट यूनिट के अंतर्गत आता है। प्लॉटर हमारा एक आउटपुट यूनिट आता है, ये हमारा इनपुट यूनिट है, ये हमारा आउटपुट यूनिट है। माउस हमारा इनपुट यूनिट के अंतर्गत आता है। तो यहां तो हमें पूछा गया है सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आपको ध्यान देना है कि कंप्यूटर में चलने वाला सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है वो बायोस होता है, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो इसलिए यहां पे उत्तर हो जाएगा हमारा बायोस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चनेयर बहुत अच्छा लगा होगा। हम इसी तरह से टॉपिक वाइज आपके लिए आगे एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्वेश्चंस, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग क्वेश्चन बैंक में लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।